हालात का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें की थी। इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच दिल्ली में भी आरएसएस और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच बैठक हुई। अब खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलेंगे। पार्टी महासचिव के फीडबैक के बाद दोनों नेताओं के राज्य के दौरे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार और शीर्ष स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि निचले स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं वो सत्ता के गलियारे में चल रही हैं। दोनों नेताओं के चुनाव तक हर महीने राज्य का दौरा कराने की योजना है। यह सिलसिला अगले महीने से शुरू हो सकता है। अगस्त से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य के चुनावी दौरे पर जुटेंगे। उनका भी हर महीने राज्य में एक कार्यक्रम होगा। तो योगी की कुर्सी जैसा कहा जा रहा है कि फिलहाल तो बच गई है, लेकिन भाजपा क्या अपनी सत्ता बचा पाएगी? और भाजपा को अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या योगी की कुर्सी का बलिदान कराना होगा? यह सवाल इस वक्त सत्ता के गलियारों में तैर रहा है और इसी पर आज हमारे साथ खरी खरी बात करने के लिए मौजूद हैं कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग। श्रवण गर्ग जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस। सिद्धार्थ जी बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं अपने तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो इस वक्त तक हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, और सीधे चूंकि लखनऊ से जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ जी आपके पास सीधे आना चाहूंगा। क्या कुछ चल रहा है? हालांकि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश और इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव होना है और अगले साल 2022 में कुल मिलाकर 8 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 5 जो हैं वो प्रमुख हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब ये देख लें तो उसके बाद गुजरात और बाकी गोवा तो साथ में ही है, मणिपुर भी है। तो लेकिन ये जो 3 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, और जैसा कहा जा रहा है और मानते हैं हम सब कि उत्तर प्रदेश से सत्ता की चाबी जो है वो मिलती है और सीधे आप दिल्ली तक पहुंचते हैं। तो भाजपा तो ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। क्या कुछ चल रहा है? और दिल्ली में भी बहुत सुगबुगाहट है, आपके पास क्या खबरें हैं? राजीव, उत्तर प्रदेश में जो कुछ मंथन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, कुछ समुद्र मंथन जैसा, तो वो मंथन उत्तर प्रदेश में तो पूरा हो गया है। अब फोकस उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर दिल्ली की तरफ चला गया है। इस बीच में हुआ यह है कि जब यहाँ बैठकों का दौर चल रहा था, जो जानकारियां छन कर आ रही थीं, वो जानकारियां हम लोग कल भी आपके साथ बातचीत में यहाँ साझा कर चुके हैं कि बहुत सकारात्मक फीडबैक नहीं मिल रहा था। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह के यहाँ जाने के बाद और जब से दिल्ली में कवायद शुरू हो गई है, दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ है, तो अब पता चल रहा है कि हम जितना नकारात्मक सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा और खराब फीडबैक लेकर केंद्र के ये दोनों नेता जो है वो यहाँ से गए। और अब दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली में हालांकि एक बार फिर से, जैसा कि आमतौर पर होता है कि संघ के इतने सारे नेताओं का जुटान होना, वो कहा गया है कि वो जो उदासीन आश्रम है वहां पर आते हैं तो वहीं पर रुकते हैं, और कोरोना काल के चलते काफी समय से वहां पर हैं और बस कुछ लोग और इकट्ठा हो गए हैं। कोई ऐसी विशेष चर्चा नहीं होगी और बैठकों का दौर तो चलता रहता है। ये सब बातें कही जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण लोग ऐसे जो मंत्रिमंडल में हैं, संघ के बहुत करीबी हैं, वो भी दिल्ली का रुख उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है कि जो संतुष्ट है, जिन्होंने अच्छा फीडबैक दिया होगा, उनके दिल्ली जाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो जिन लोगों ने खराब या जिन लोगों ने फीडबैक ऐसा दिया होगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे ही लोग दिल्ली तक का रुख किया होगा उन्होंने कि वहां भी जाकर वो और स्पष्ट तौर पर अपनी बात को बता सकें। और देखना ये भी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री
अगर नहीं तो जेपी नड्डा, अमित शाह, इन सब लोगों से उन लोगों की बातचीत हो रही है और आने वाले टाइम में होने वाली है। और जो ये फीडबैक यहाँ से लेकर गए हैं, इस फीडबैक के बारे में भी वहां चर्चा होगी। अब उत्तर प्रदेश का जहां तक हाल है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि संघर्ष विराम की स्थिति है। बीएल संतोष के 2 ट्वीट आए हैं, दोनों ट्वीट में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। और उन अगर ट्वीट्स को माना जाए कि इनका कोई संकेत है, तो वो संकेत यही कहते हैं कि कम से कम अभी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। और फेरबदल को लेकर भी कोई जो सुगबुगाहट कुछ दिन पहले तक तेज थी, वो फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। और संगठन के स्तर पर भी अभी कवायद यहाँ पर तो कम से कम ठंडी दिख रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली में गतिविधियां क्या चल रही हैं, दिल्ली में क्या कुछ सोचा जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। उत्तर प्रदेश से फोकस, उत्तर प्रदेश में जो कुछ होना था, जितना फीडबैक लेना था, जितनी जानकारियां लेनी थी, वो सब जानकारियां मिल चुकी हैं। हाँ, ये अलग बात जरूर हुई है कि उत्तर प्रदेश के कुछ विधायकों ने जरूर ये अपनी नाराजगी जताई है कि भी उनसे भी फीडबैक लिया जाना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव में उनको मुकाबिल होना है, तो उनसे भी बात की जानी चाहिए। वो भी कम से कम अपनी बात रखना चाहते थे, बताना चाहते थे कि क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। कुछ चुनिंदा मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद, फीडबैक लेने के बाद चले जाना, ये ठीक नहीं है। तो इन विधायकों ने जरूर अपनी बात आगे पहुंचाई है कि उनसे भी बात की जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि विधायक उनमें वही होंगे जो विधायक वर्तमान जो दशा चल रही है उस दशा से बहुत संतुष्ट नहीं है। और हमने देखा है पिछले 1-1.5 महीने में, जहां तक अगर मैं काउंट की बात करूं तो करीब 26 विधायक अथवा मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी है, बयान दिए हैं और कटघरे में खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री भी उसमें 3 शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के तो बहुत सारे नेता शामिल हैं। यहाँ तक की भी स्थिति आई है कि कुछ एक जिले में तो बाकायदा नोटिस भी चिपका दी गई पार्टी के दफ्तर पे कि यहाँ किसी काम से ना आए, यहाँ से कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात है। और इन सभी तरह की जो हालात हैं, जो कुछ मीडिया में आया है, जो कुछ मीडिया में नहीं भी आया है, जो विद इन पार्टी चल रहा है, विद इन गवर्नमेंट चल रहा है, इन सारी बातों से जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी और ये लोग जो आए हैं, ये सब लोग इन सब चीजों से वाकिफ हो चुके हैं और बाकायदा लिखित में भी तमाम चीजें नोट करके ले गए हैं। और इन सब चीजों को लेकर अब दिल्ली में जाकर बातचीत होती है तो पता चलेगा क्या हो रहा है। हैं श्रवण गर्ग जी, सीधे आपके पास आना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले सप्ताह भर से हम सब देख रहे हैं कि बहुत कुछ गतिविधियां बहुत सारी हुई। और जैसा अभी बता रहे हैं हमारे साथी सिद्धार्थ कलहंस जी की, वहाँ से अब सब कुछ जो है अब दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। और दिल्ली में भी बहुत सारी बातें जो गतिविधियां हुई, शुरुआत में मैंने वो कुछ बातें बताई भी हैं। और अब खासकर जेपी नड्डा और अमित शाह जो हैं वो हर महीने इस कवायद में लगेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से भाजपा की सरकार कैसे आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अगस्त से उत्तर प्रदेश हर महीने आएंगे। पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। इस बीच जो खबरें आई थी कि शायद मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, ये खबर भी चल रही थी कि वहां अरविंद कुमार शर्मा जो कि पहले पूर्व नौकरशाह हैं, जो अब एमएलसी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जा रहे हैं, वो भी कैबिनेट में उनको भी लाया जाए। तो बहुत सारी बातों के बीच में एक बात यहां साफ निकल के आई थी गर्ग साहब की, अरविंद कुमार शर्मा को नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की वो कैबिनेट में आए। और यहां दोनों के बीच में खींचतान साफ दिखाई दी, या ये भी कहा जाने लगा कि सीधी चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ। एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को अगर हम आप सब लोग देखें तो जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में भाजपा एक अपने न सिर्फ नेता बल्कि स्टार प्रचारक के रूप में हर चुनाव में भेजती रही। आज भाजपा के 3 नेताओं की बात होती है तो एक नेता ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नेता अमित शाह और तीसरे नेता के रूप में आते हैं योगी आदित्यनाथ। इसी बीच ऐसी खबरें कि इनको हटा दिया जाए और किसी और को लाया जाए। ओवरऑल
उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, पूरे अगर भाजपा की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को आप कहां देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के भाजपा के जो जितने भी अभी जो कवायदे चल रही हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं रंजन जी 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि एक तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ रहा हूं कि योगी को हटाया जाएगा कि नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि योगी को हटाया नहीं जा सकता। कोई भी बुद्धिमान नेतृत्व जो है, जी आवाज शायद चली गई, गर्ग साहब की आवाज नहीं आ रही है कुछ जी, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। दूसरा आवाज चली जा रही है जी, शायद नेटवर्क में कोई डिस्कनेक्शन है। हेलो, कुछ दिक्कत है? शायद जी, अब आप आ गए हैं जी। बात आप अपनी आगे रखिए जी। आप एक काम करें, सिद्धार्थ जी को ले लें, तब तक मैं किसी और सिस्टम से कनेक्ट करता हूं अपने आप को। आप तब तक उनको ले लें, तो मैं फिर आ जाऊंगा। 1 मिनट में आता हूं फिर से। आप सिद्धार्थ जी को ले लीजिए। आपके पास आऊंगा, उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी साथ में जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। ओवरऑल अभी जो सवाल मैं कर रहा था, खासकर श्रवण गर्ग साहब के साथ में, वही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आखिर ओवरऑल क्या भाजपा आदित्यनाथ योगी को जिस जगह पे पहुंचाना चाहती थी, अब वहां से बैकफुट पे लाना चाहती है? सीधा सवाल है, क्योंकि अब कुछ और दिखाई दे रहा है। अभी तक ये दिख रहा था कि एक तीसरे विकल्प के रूप में योगी आदित्यनाथ सामने हैं, लेकिन अब कुछ और दिख रहा है। ऐसा है क्या? देखिए, असल में अगर ये कहा जाए कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को पीछे ले जाना चाहती है अब, और जहां तक ले गई थी आगे या ले जाना चाहती थी उससे पीछे ले जाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि शायद भाजपा की मंशा ये नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अब योगी जी को पीछे धकेलना चाहते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अब योगी जी को पीछे धकेलना चाहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि शायद ये बात सही है। क्योंकि भाजपा की राजनीति और मोदी और अमित शाह की राजनीति दो, मुझे लगता है दोनों अलग अलग धाराएं हैं, और दोनों की राजनीति जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो कुल मिलाकर वो दोनों की अलग अलग है। भाजपा जो है वो लंबी राजनीति करेगी। भाजपा को लंबी राजनीति करनी है अगर भाजपा बची रहती है मोदी जी के बाद, क्योंकि अब ये पार्टी भाजपा रह नहीं गई है, ये नमो पार्टी रह गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर भाजपा बची रहती है और संघ परिवार बचा रहता है, आरएसएस बचा रहता है, मोदी जी अगर उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लंबी राजनीति खेलनी होगी, उसको मोदी जी के बाद भी विकल्प देखने होंगे। क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना इतना आसान नहीं है कि मोदी जी के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे कब्जा बना के लगातार बरकरार रह पाए। हालांकि मोदी जी की कोशिश भी होगी, संघ परिवार की भी कोशिश होगी कि 2024 के बाद भी सत्ता किसी तरीके से हासिल जाने नहीं पाई, ये इनके प्रकार है, किसी तरीके से सत्ता हाथ में रहे, चुनाव होते रहे, नाम के लिए होते रहे, दिखावे के लिए होते रहे, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो किया जा रहा है, उनको दबाव दिया जा रहा है, वो सारी चीजें होनी है उसको देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब मोदी जी के बाद एक सेकेंड लाइन लीडरशिप का फेस भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो उसको दिख रहा था योगी आदित्यनाथ में। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वो सीधे आरएसएस के कैडर नहीं। अब लोगों का कहना यह है कि मोदी जी की इच्छा जो है वो अमित शाह जी को लेकर के है कि उनके बाद अमित शाह जी जो है वो कमान संभाले। अभी अमित शाह जी कम उम्र के भी हैं, शायद राहुल गांधी से 4 या 5 साल बड़े बताए जाते हैं अमित शाह जी। तो जब उनकी उम्र को लेकर के, और योगी आदित्यनाथ से भी 8 या 10 साल बड़े होंगे अमित शाह जी, तो प्रधानमंत्री की इच्छा हो सकती है कि उनके बाद जो है वो सक्सेसर जो है मतलब उनकी जो उत्तराधिकारी हो, ये प्रधानमंत्री इच्छा हो सकती है। लेकिन अमित शाह जी के साथ कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। मतलब एक तो अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है, हालांकि वो स्वयं को चतुर बनिया कहते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो शायद वो बनिया नहीं है बल्कि जैन है, ये कहा जाता है।
तो अब ये कितना सही है या गलत है ये तो वही जानते होंगे, हम लोग नहीं जानते। तो चूंकि बाजार में जो चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं के आधार पर आया था, तो इसलिए भी वो आरएसएस की पहली पसंद नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो इसलिए फिर वो योगी को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब अगर प्रधानमंत्री की जिद हो जाती है योगी जी को लेकर के कि नहीं इनको पीछे करना है, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस समय प्रधानमंत्री के सामने मजबूर है। लेकिन अब ये तो आरएसएस को तय करना है कि उसको मोदी जी की इच्छाएं पूरी करनी है या उसको अपना भविष्य और पार्टी का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो है वो उज्जवल करना है, उसको आगे ले जाके चलना है। अगर मोदी जी की सारी इच्छाएं पूरी करनी है और मोदी जी का वर्चस्व कायम रखने के लिए अगर सब कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और सारी पार्टी और संघ परिवार की सारी जो उठक बैठक, जो अनुलोम विलोम सब कुछ हो रहे हैं, वो सब इसलिए हो रहे हैं कि मोदी जी की जो है 56 इंच की छाती वो 56 इंच की बनी रहे, तो ठीक है ये सारी। लेकिन अगर एक संगठन के तौर पे और एक पार्टी के तौर पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर अपना विस्तार आगे करना है, सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे लेकर के आना है, मोदी जी का विकल्प अभी से देखना होगा। चूंकि मोदी जी ने तय किया हुआ है 75 पार से ऊपर जो है वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, तो मोदी जी उस मार्गदर्शक मंडल के नजदीक पहुंच रहे हैं बिल्कुल कि उन्हें पहुंच जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में। तो जब मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचेंगे, वो पहुंचते या नहीं पहुंचते ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा उन्होंने सबके लिए नियम बनाया है तो वो उनके ऊपर भी लागू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो नियम उनके लिए भी होगा, क्योंकि गंभीर व्यक्ति है मोदी जी, तो वो नियम जो औरों के लिए बनाए वो उनके अपने लिए भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को दूसरा अपना नेतृत्व तो चाहिए होगा कि वो किसको लेकर के आती है। तो योगी आदित्यनाथ का एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से और आरएसएस के एजेंडे से मिलता है। और एक तरीके से कहा जाए तो हिंदू महासभा जिससे वो आते हैं, जिस लीगेसी से वो आते हैं, तो हिंदू महासभा एक समय में आरएसएस से बड़ा संगठन था। आजादी की लड़ाई के दौरान भी, हालांकि दोनों जो थे वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, उसके बावजूद हिंदू महासभा का प्रभाव जो था वो आरएसएस से ज्यादा था। तो ये लेकिन जहां तक सिद्धांतों की बात है और नीतियों की बात है, वो सब कुल मिलाकर के आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच में अंतर नहीं है, वो एक ही धारा में जाकर मिले भी हैं सब जाकर के। तो ऐसे में योगी जी का जो एजेंडा है और जिस तरीके से उनकी भाषा बोली है वो सब आरएसएस को सूट करती है कुल मिलाकर। तो अब इस तरीके का, अच्छा दूसरा वो भगवा बस्तवी है, तो थोड़ा सा हिंदुत्व का जो उबाल है वो थोड़ा और भी तेज होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आरएसएस की इच्छा होगी, शायद अंदरूनी इच्छा हो सकती है कि यो जो है बरकरार रखा जाए, और नहीं रखा जाए तो कम से कम बेइज्जत करके जो है वो अलग ना किया जाए, उनको कोई सही स्थान जो है वो मिले। लेकिन मोदी जी की इच्छा है कि नहीं, और मोदी जी इस पर राजी होते कि नहीं, ये तो अब आरएसएस को जो उनका जो कोर कमेटी है उसको सही सब तय करना है कि उसको किसकी इच्छा का पालन करना है। और व्यक्ति है तो उसके लिए बड़ा है कि संगठन है तो पार्टी है तो उसके लिए कुल मिलाकर बड़ा है। अगर मोदी जी भी ये चाहते हैं कि 2022 में सत्ता में वापसी हो उत्तर प्रदेश में, जो कि मुझे लगता है कि वो चाहते भी हैं, और इसीलिए सारी मतलब उनके पास भी सूचनाएं होंगी कि सरकार की छवि खराब हो रही है। हालांकि छवि मोदी जी की भी खराब हुई है, ऐसा नहीं है कि उनकी छवि को बहुत अच्छी, और लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं लगभग सभी में जो है भारतीय पार्टी की स्थिति कोई ठीक ठाक नहीं रही है, खराब ही रही है। इस पर सरकारें कहीं नहीं बनी है और कई सरकारें उनके हाथ से गई हैं। तो के बाद उन्होंने सरकारें बना ली है वो चीज अलग का प्रश्न है, लेकिन जनता ने उनको मतलब चुन करके नहीं भेजा है। तो ये ग्राफ जो है वो मोदी जी का लगातार गिर रहा है, और चूंकि पोस्टर बॉय जो है मोदी जी होते हैं हर विधानसभा चुनाव में जब वो जाते हैं तो यही बताया जाता है कि यहाँ तो मोदी जी चुनाव में, यानी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री मोदी जी ही बनाए जाएंगे, यही जो है प्रचार एक तरीके से किया जाता है। तो ऐसे में अगर योगी जी का ग्राफ है तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ग्राफ मोदी जी का भी गिर रहा है। लेकिन अगर ये चीजें अगर सब राज्यों में शुरू हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक संकट खड़ा हो सकता है। तो इसलिए राज्यों के क्षेत्रों को बदला जाए, राज्यों में सत्ता परिवर्तन किया जाए, और जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो बड़ी नाराजगी है उसको किसी तरीके से मैनेज करने के, जो राज्यों में जो सरकारों के खिलाफ नाराजगी है उसको जो है वो मोड़ा जा सकते हैं। तो ये एक कवायद हो सकती है। अब ये कवायद उत्तर प्रदेश में इसलिए संभव नहीं है कि योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कल भी एक चर्चा आप लोगों के साथ एक चर्चा में कहा था, योगी आदित्यनाथ जो है वो इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है जितना उत्तराखंड में रावत जी थे। तो इसको बदलना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना आसान नहीं होगा। तो इसी में वो कुछ जो है पशुपेश संघ परिवार के बीच में और मोदी जी के बीच में और भाजपा की जो कोर कमेटी उसके बीच में कुछ होगा। अब ये किस तरीके से, क्योंकि देखिए योगी जी को अगर रखते हैं तो भी भाजपा को नुकसान है आगे, और हटाते हैं तो और ज्यादा नुकसान है। दोनों स्थितियां हैं। अब योगी जी को जो है मैं फिर कहूंगा कि प्रेम कुमार धूमल बना करके जो है विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ इंतजाम कर सकती है कि अगर 22 में पार्टी सत्ता में लौटे
या उसके लौटने के कुछ रास्ते तय हो जाए या बहुमत से पीछे रह जाए, जोड़ तोड़ के बनाई जाए, तो योगी जी का दावा जो है फिर वो एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो ना हो पाए। तो इसके लिए कुछ जो है अंदरूनी प्रयास हो सकते हैं कि प्रेम कुमार धूमल वाली स्थिति उनकी पैदा कर दी जाए। लेकिन आज की स्थिति में मुझको जो है फिर नहीं लगता है कि योगी जी को हटाना इतना ज्यादा आसान होगा, और उसको जस्टिफाई करना, हटाना हो सकता है और आसान हो, आप कर मिलेगी, उसको जस्टिफाई करना जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि जिन आधार पे आप योगी जी को हटाने की बात करेंगे, उस आधार पे फिर ये आवाज उठेगी मोदी जी को भी हटाया जाए फिर, क्योंकि आधार तो दोनों के, फेल्योर जहां तक सवाल है दोनों का फेल्योर का, वो फेल्योर दोनों का है। संगठन से संवाद की बात है, मंत्रियों से संवाद की बात है, विधायकों से संवाद की बात है, तो ये तो केंद्र में भी स्थितियां हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट के मंत्री भी जो है कई कई साल तक प्रधानमंत्री से मिल पाते हैं, सांसदों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वो मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो ये स्थितियां तो वहां भी हैं। तो अगर ये जो एक चलन है वो अगर यूपी में है तो ये एडॉप्ट तो ऊपर से ही किया गया है। तो अगर ये सारी चीजें बदली नहीं है तो ऊपर भी बदली जाएंगी, नीचे भी बदली जाएंगी। तो इसलिए जस्टिफाई करना जो है उसको मुझे लगता है बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए भी जो है वो संघ परिवार इसमें फंसा होगा कि इसको अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाए। मगर आज की स्थिति में मुझको नहीं लगता है कल को कोई रास्ता निकाल लिया जाए, तो हो सकता है कुछ अच्छी बात वो देखा जाए। कुल मिलाकर मुझको तो यही लगता है थोड़ी सी समझ के अनुसार। जी राजीव। बिल्कुल, श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और आवाज़ शायद हमारी आवाज़ आप तक आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात की शुरुआत आपने की थी लेकिन आवाज़ कट गई थी, वीडियो में कुछ गड़बड़ी थी, तो वहीं से आप अपनी बात शुरू कीजिए। सवाल वही है जो पहले मैं पूछ रहा था, आप बात रख रहे थे, आप प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा एक इसमें बहुत सीधा सा कहना है कि ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है। 8 जगह चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चुनाव फरवरी मार्च में है। केवल गुजरात में एक दिसंबर में है और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का चुनाव है और हिमाचल में अक्टूबर में है। तो हिमाचल का अक्टूबर का निकाल दें और गुजरात का दिसंबर का निकाल दें और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति जो का वहाँ शासन है उसको निकाल दें। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट जो है वो एकदम खड़ा हुआ है। योगी जो है आंख के किरकिरी अभी बने हैं बंगाल चुनाव के बाद में। 2 तारीख को जो चुनाव परिणाम आए, पिछली 2 को, और बंगाल में जो सफाया हुआ उसने पूरे भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों को बदल दिया है। जो जिस बुनियाद पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े गए थे, पूरा का पूरा जो एक सांप्रदायिक विभाजन था हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो वहां फेल हो गया, असफल हो गया, पूरी तरह फ्लॉप हो गया। और वहां के हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया। वहां की 70% आबादी है हिंदुओं की, उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो एक तो बंगाल ने बदला और दूसरा कोरोना ने बदला है। अब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो मैं ये नहीं मानता कि विपक्षी दल कुछ कर रहे हैं और विपक्षी दलों को कुछ करना है। विपक्षी दलों को तो बस जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा लेना है, और ये एंटी इनकम्बेंसी योगी के खिलाफ नहीं है, ये मोदी के खिलाफ है और ये पूरे देश में है, ये ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में है। तो योगी को हटाना और ऐसे मौके पर हटाना ये तो कोई बुद्धिमानी का काम भी नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता कि उनको हटाया जाएगा। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को बचाएं कैसे। आज की स्थिति में जो लगता है वो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश इनके लिए काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से योगी ने कोरोना को हैंडल किया, जिस तरह से लाशें मिली वहां, पंचायत चुनाव में जिस तरह से शिक्षकों को लगाया गया और इतने 1000 के करीब शिक्षकों की मौत हुई,
और जो शुरू में केवल 3 लोगों की मौत को कोरोना बनाकर कॉम्पनसेशन के लिए कंसीडर किया गया और बाद में फिर कहा गया कि सबको करेंगे। उत्तर प्रदेश ने पूरा का पूरा अब राजनीति का मामला बदल दिया है। तो योगी की जरूरत तब तक थी जब तक कि हिंदुत्व के आधार पर, राम जन्मभूमि के आधार पर और राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के आधार पर उनको हिंदुत्व का झंडा खड़ा करना था। योगी अप्रासंगिक हो गए वहां। पर सवाल यह है कि ऐसे मौके पर जब आपकी गाड़ी जंगल में खड़ी है और आपके पास कोई दूसरा ड्राइवर भी नहीं है, तो आप ट्रेन के ड्राइवर को कैसे बदल सकते हैं? इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर योगी नाराज होकर कह दे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, सपोज एक हाइपोथेटिकल है कि आप मेरा इतना अपमान कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, मैं सन्यासी आदमी हूं, मुझे क्या करना, मैं जा रहा हूं अपने गोरखपुर, अपने पीठ पर जाकर बैठूंगा, गाय माता की सेवा करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस पर सोचना चाहिए। ये जो शर्मा जी आए हैं गुजरात से और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना और योगी मना करना, ये कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी हो गई है। जब शर्मा जी आए थे तब की कहानी थी ये, तब योगी पावरफुल थे और उन्होंने मना कर दिया। आज वो पावरफुल नहीं है तो भी मना कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मोदी खुद कमजोर हो गए हैं। तो अभी मुद्दा ये नहीं है कि योगी कमजोर हो गए हैं इसलिए योगी को हटाना चाहिए। मुद्दा ये है कि मोदी कमजोर हो गए इसलिए योगी को नहीं हटा सकते। तो पूरा केंद्र जो है इस समय मोदी के सामने बोना हो गया है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि महीने भर पहले तक आप योगी को इतना महिमा मंडित कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे, कोरोना की हैंडलिंग में कर रहे थे। तब किसी ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का क्या होगा। पंचायत के चुनाव के परिणाम पर भी नहीं कहा गया। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिल गए और बीजेपी तीसरे न। समाजवादी पार्टी ने किया क्या है वहां? कोई विपक्ष की भूमिका निभाई हो, कोरोना में कुछ काम किया हो, सड़क पर धरने दिए हो, कोई आंदोलन चलाया हो? क्या किया है अखिलेश यादव ने? क्या ममता बनर्जी की तरह काम किया उन्होंने बंगाल में, या मायावती ने किया है? तो कोई रोल नहीं है वहां। मैं फिर भी मान सकता हूं कि कांग्रेस ने कुछ तो किया है, प्रियंका गांधी ने कुछ तो किया है। जब प्रवासी मजदूरों का मामला आया तब किसने क्या किया? उत्तर प्रदेश के काफी लोग फंसे हुए थे, तब किसने क्या किया? तो योगी को अब बचाने का और योगी को हटाकर बीजेपी को बचाने का कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब तो यह मुद्दा है कि सभी राज्यों में ये जो 2014 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी रवीश जी, वो मोदी मनमोहन सिंह के खिलाफ थी। आप सोचिए कि जरा कि सारी एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो मनमोहन सिंह के खिलाफ थी। पर उसका खामियाजा शीला दीक्षित को और अशोक गहलोत को भी झेलना पड़ा, जो कि अच्छा काम कर रहे थे। ये जो विफलता है ये योगी की नहीं है। योगी को तो आपने पेपअप किया कि तुम हिंदुत्व का झंडा उठाओ। आपने योगी को बहुत महिमा मंडित किया। आपने योगी के हाथ में पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। और योगी ने जब आपको 2 विधानसभा चुनाव में जितवा दिया तब आप योगी बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल हो गए। आज की तारीख में
माफ करना, मैं मतलब छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व की हिम्मत नहीं है कि योगी को टच कर सके। केंद्रीय नेतृत्व की ये हिम्मत नहीं है कि वो वहां मंत्रिमंडल में फेर कर सके, या किसी शर्मा जी को या वर्मा जी को उसमें कैबिनेट मंत्री बना सके। अब तो मामला यह है कि योगी के साथ समझौता करके, बात करके आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिता सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे के सारे फार्मर्स नाराज हैं। किसानों के आंदोलन का जो पूरा असर है, सिद्धार्थ जी बता सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं और क्या हालत है। ये जो पूरा मामला है ये एक तरफा नहीं है, ये गंगा की लाशें भी हैं, कुछ लाशें जो बह के बक्सर तक गई हैं वो भी हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों के खिलाफ मुकदमे जो दायर किए गए वो भी हैं, डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी है, लोगों को दी गई यातनाएं भी हैं, कंबाइंड है, ये मिला जुला असर है। और इसमें कोई केंद्रीय हस्तक्षेप किसी भी जगह नहीं नजर आता है। तो इसलिए ये मैं इस बात से शुरू ही नहीं करना चाहता हूं कि कोई सेंट्रल टीम गई थी और उसमें उन्होंने बात की और फीडबैक लिया और आए लौट के। वहां विधायकों से तो बात की नहीं उन्होंने। वहां के विधायक तो योगी जी के खिलाफ सरेआम बयान दे रहे हैं, वहां के सांसद भी दे चुके हैं, चिट्ठियां लिख चुके हैं, गंगवार साहब लिख चुके हैं चिट्ठियां। क्या हो गया? जब कोरोना में लोग मर रहे थे और विधायक भी मर रहे थे वहां के, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने हस्तक्षेप किया? योगी जी से पूछा कि अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप, या आपके यहां ऐसा सब कैसे हो रहा है? तो ये जो पूरी बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, जो कवायद चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में कवायद उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं चल रही है, पूरे देश को लेकर चल रही है। और ये जो 5-6 जगह के जो परिणाम हैं वो न सिर्फ लोकसभा का गणित बिगाड़ेंगे, अगले साल लोकसभा के भी चुनाव, ये राष्ट्रपति का भी चुनाव है अगले साल, उपराष्ट्रपति का भी है, लोकसभा के बाय इलेक्शंस भी हैं, कई स्टेट असेंबलीज के बाय इलेक्शंस भी हैं, बहुत सारे चुनाव हैं। और सरकार अगर उत्तर प्रदेश या इन 5 राज्य जहां फरवरी मार्च में चुनाव है, यहां अगर टीके नहीं लगवा पाई लोगों को, तो सरकार के माथे पर हार का टीका लग जाएगा। स्थिति उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं कि बड़ा आरएसएस और भाजपा और अमित शाह और ये वो मामला नहीं है। और दूसरा ये कि हमको विपक्ष को मानना बंद कर देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। अगर ये खबर है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण और ठाकुर अखिलेश के पास जा रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, वहां के जो विधायक हैं ब्राह्मण और ठाकुर, तो आपको मानना चाहिए कि ये जो मामला है ये बहुत अलग किस्म का हो गया है। और सरकार के लिए, मतलब केंद्र सरकार के लिए ज्यादा खतरे हैं इसमें। मैं ऐसा मानता हूं कि योगी को हटाना इस समय सीटें और कम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई संभावनाएं होंगी भी तो सब निरस्त हो जाएंगी, क्योंकि योगी का कोई विकल्प नहीं है। जैसे केंद्र में कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कह रहे हैं कि वहां 37% लोग, अभी भी 38% लोग जो हैं मोदी के साथ हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में सर्वे करवा लेंगे तो 38% हिंदू अभी भी योगी के साथ होंगे।
तो इसलिए ये जो बहस इस समय सब जगह चल रही है, ये बहस योगी को लेकर सारे चैनल्स पे चल रही है, सारे अखबारों में चल रही है, उसका जो डायमेंशन है वही गलत है। ये योगी का मामला ही नहीं, मैं मानता हूं। ये अब मामला सारे पूरे देश का हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की केवल पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी है या बीजेपी के अलायंस वाली सरकार है। मणिपुर में मान लीजिए और गोवा में तो बीजेपी हार गई थी, वहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, बीजेपी ने सरकार बना ली, तो बीजेपी की सरकार है मान लीजिए, वहां फिर से जा सकती है बीजेपी की हुकूमत है। पिछली बार भी गई थी, अभी फिर जा सकती है। कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी जो पिछली बार की थी। बाकी जगह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात में आप मुझे रोक दीजिएगा जब मुझे बंद करना हो, माफ करिए। आप बिल्कुल जारी रखिए। हाँ, क्योंकि मुझे समय का कुछ वो नहीं है, इसलिए मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बिल्कुल जारी रखिए। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं गुजरात की बात करता हूं, प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब हालत है कोरोना को लेकर। आप गुजरात हाई कोर्ट के फैसले, गुजरात हाई कोर्ट के कोरोना को लेकर जो टिप्पणी की है वहां, वो पढ़िए। कोरोना को लेकर जो मौतें हुई है उसके आंकड़े सरकार क्या बता रही है और एक्चुअल आंकड़े वहां के अखबार दिव्य भास्कर ने जो बताए हैं वो देखिए। वेंटिलेटर्स की खरीद में कितनी गड़बड़ी हुई वो देखिए। गुजरात के लोग कितने नाराज हैं इस समय। अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की तो आप बात कर रहे हैं, योगी नेतृत्व कर रहे हैं और वो हार सकते हैं। गुजरात में अगर हार गए रूपाणी तो क्या होगा, मोदी जी की हार हो जाएगी। हम लोग अगर पर्सपेक्टिव को नहीं चेंज करेंगे और एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं वो पूरी की पूरी देश की नब्ज पर नहीं लाएंगे कि इस समय देश की नब्ज कहां है, तो अभी ये जो चल रहा है ना रवीश जी, ये इसको अगर समेटा नहीं गया चुनाव के पहले किसी भी हालत में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर हमें लगता नहीं कि मोदी जी, क्योंकि वो बंगाल में हार गए तो उन्होंने ममता के साथ दूसरा मोर्चा खोल लिया, वहां के चीफ सेक्रेटरी की 12 बजा दी साले की, उसको नोटिस दे दिया, उसको शो कॉज दे दिया कि तुम हाजिर नहीं हुए, कॉन्फ्रंटेशन बंगाल में खोल लिया। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जब तक नहीं बदलेगा, फोकस नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगा, तब तक मुख्यमंत्रियों को बदल देने से चुनाव में जीत नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। गर्ग साहब फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधे अभी सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहता हूं और बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से और बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी दे रहे थे श्रवण गर्ग जी, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो जैसे पूछा भी उन्होंने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति इस वक्त है, किसानों के आंदोलन को लेकर के क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की ही बात करें। हालांकि बहुत सही बात है कि सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बदल देने से बीजेपी का भला होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और खासकर उत्तराखंड में जो हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत को आप ले आए, लेकिन उसके कारण आपको पश्चिम बंगाल की कुर्सी नहीं मिल गई, और पश्चिम बंगाल की कुर्सी अगर आपको नहीं मिली है तो वहां का असर उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में नहीं पड़ेगा क्या?
बिहार की भी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो बिहार में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन वहां की जो डबल इंजन की सरकार है वो कैसी चल रही है और वहां नीतीश कुमार की क्या हालत हो रखी है और बीजेपी के ही एमएलसी वहां क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, ये सब चर्चा में है। तो एक वो चर्चा बिहार की भी है, लेकिन साथ साथ जिन 8 राज्यों में चुनाव और उसमें से खासकर आने वाले समय में सिद्धार्थ जी जिन हिंदी भाषी और उसमें भी खासकर आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, ये 3 राज्य, उधर गोवा है, वहां पर भी पंजाब में कांग्रेस है लेकिन बीजेपी नहीं है, गोवा में बीजेपी सरकार बना ली थी एन प्रकारेण, वैसे ही मणिपुर में एन प्रकारेण बीजेपी की सरकार बन गई थी रातों रात। लेकिन क्या एक अलग जो डाइवर्सन, एक अलग यहाँ पे जो हम लोग बातचीत को अब ले जा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट मसला यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि श्रवण गर्ग साहब बता रहे थे, उस आधार पर, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बदल देने से काम भाजपा का नहीं चलने वाला है और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पैरेलली इस कोरोना काल में चल रहा है साथ साथ मोदी सरकार के, और उससे मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर गाज गिराने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन इसमें कितना सफल हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। साथ साथ एक बहुत सही बात उन्होंने कही कि अगर AK शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में लाना ही होता तो उस समय ले आते जिस समय मोदी जी भी मजबूत थे थोड़े, लेकिन इस वक्त मोदी जी कमजोर हो गए हैं, उनकी लोकप्रियता भी कमजोर हो गई है, उनकी लोकप्रियता गिर गई है और ऐसे आंकड़े आए हैं जो बता रहे हैं कि 22 से लेकर 27% तक मोदी जी की लोकप्रियता में सिर्फ मात्र अप्रैल के महीने में गिरावट आई है। तो ये सारी बातें ये तो जरूर कहती हैं कि हाँ, मोदी सरकार भी कमजोर हुई है। लेकिन क्या इसका असर आने वाले चुनाव में, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आने वाले चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखें तो उस पर इसका असर पड़ेगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में भी गिरावट, दूसरी तरफ मोदी की लोकप्रियता में भी गिरावट, मतलब केंद्र सरकार की लोकप्रियता में भी गिरावट। क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इस वक्त बाकी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा के साथ में RLD का गठबंधन इस वक्त भी है, अभी तक है, तो इन सब पार्टियों का क्या असर यहां दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, जब बीजेपी अपने आप में तैयारियों में जुटी हुई है? बाकी पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं ये समझना चाहूंगा, खासकर विपक्ष। राजीव जी, श्रवण जी की सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई वर्षों से केवल और केवल एक ही चीज में महारत हासिल करके और वही काम करती है, यानी कि चुनाव लड़ना, तो उन्हें सारी चीजें अच्छी तरह से मालूम है। हमसे आपसे शायद कहीं ज्यादा अच्छी तरह मालूम है। उनको एक एक फीडबैक मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में हालत क्या है, केंद्र की वजह से क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी, मोदी को लेकर क्या नाराजगी है, वो सारी चीजें शायद और बेहतर तरीके से मालूम होगी। अभी उत्तर प्रदेश को लेके ही ये कवायद क्यों हो रही है? 2-3 वजह हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा MP देता है भारतीय जनता पार्टी को, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन यहीं से मिलती है, और उत्तर प्रदेश की राज्य की गद्दी अपने पास होना, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शॉट इन द आर्म है, एक अलग से ताकत है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित होने की नौबत क्यों आई? श्रवण जी सही कह रहे थे कि 2 मई से पहले तो सब कुछ अच्छा था, अचानक क्यों ये सब बातें शुरू हो जाती हैं? ये कई स्तरों से ये चीजें शुरू होती हैं। अभी श्रवण जी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत, पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 104-105 सीटें आती हैं। हम बरेली से शुरू करते हैं और गाजियाबाद तक जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा की गई थी, जिसके चलते वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही थी। अन्य जातियां जो वहां हैं उनका समर्थन उसके पास था, यादवों की संख्या वहां कम थी और चौधरी अजीत सिंह एक तरीके से बेअसर हो चुके थे। किसान आंदोलन ने कम से कम एक काम किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ने जाट, मुस्लिम और वो जो सारी खाई थी उस खाई को पाट दिया। अन्य जातियां भी जो खेती किसानी से जुड़ी हुई थी वो सब एक हो गई। दूसरा काम ये हुआ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 दल एक हुए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक हुई।
एक चंद्रशेखर आजाद और ब्राह्मण, जिनकी अपनी आजाद समाज पार्टी है, वो भी इस धड़े के साथ आ गए। सैनियों की बहुतायत है, उनका एक दल है महान दल, वो समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती खड़ी होगी। पंचायत चुनाव में ये पता चला कि जिस गैर यादव और जिस गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटो दलित, जिसका एक बड़ा हिस्सा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम अजेयता की स्थिति पाई थी, वही छिन्न भिन्न हो गया। पंचायत चुनाव ने साबित कर दिया। बड़ी तादाद में पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों ने अगड़ी जातियों के प्रत्याशियों को हरा के जीत लिया, और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सफलता मिल गई। और ये ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी की एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वाराणसी में सब जानते हैं अपना दल के साथ, अपना दल जो कि कुर्मी समुदाय की प्रतिनिधि पार्टी है, अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा विधानसभा के चुनाव मिलकर लड़े थे। पंचायत का चुनाव भी वो लड़ना चाहते थे साथ में, लेकिन नई बात बनी, वो अलग चुनाव लड़ते हैं। तो वाराणसी की हार तो सबको दिखाई पड़ रही है। वाराणसी में जहां नंबर 2 की बात करें कि समाजवादी पार्टी जीती हो या बहुजन समाज पार्टी जीती हो या कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हो, तो नंबर 2 पे भी जो आते हैं वहां पर 21 सीटों पर अपना दल आ जाता है। तो ये जो बृहत पिछड़ा एकता कायम कर उनको अपने पाले में लाकर जो एक सबसे मजबूत स्थिति बनाई थी, शहरी समण मतदाता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से चुनाव लड़ती रही। उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति शहरों में अच्छी रहती है, गांव में भी अगड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा उनको मिलता रहा था, लेकिन सफलताएं तो नहीं मिली। सफलता तभी मिली जब ये उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये कॉम्बिनेशन बनाया। अब ये कॉम्बिनेशन, अभी तक ये बातें कही जा रही थी कि पिछड़ा नाराज है, दलितों में भी नाराजगी है, लेकिन उसके कोई प्रमाण सामने नहीं आ रहे थे। पंचायत चुनाव ने वो सामने रख दिए, और बहुत माइक्रो लेवल का चुनाव होता है तो आपको एक विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पॉकेट्स का आपको नतीजा पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ वाकई में दिक्कत कहाँ हो रही है। तो ये कुछ वजहें थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन, जाटो मुस्लिम के एक साथ खड़े हो जाने, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में गैर यादव गैर जाटो पिछड़ी जातियों का एका टूटने का, छिटकने का, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिससे चिंता की लकीरें आई, जिससे कि एक सब कवायद शुरू हुई। अब इस कवायद में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कुछ छेड़ने का वो अंजाम भी जानते हैं, लेकिन कोई जिसे कहते हैं ना, एक कोई सोल्यूशन भी निकालना चाहते हैं, इसका एक हल भी निकालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की भाई क्या करें, कुछ करते हुए दिखें, इन जातियों को लगे कि हाँ हम इनको जोड़कर काम कर रहे हैं, हम इनके साथ चल रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, अरविंद शर्मा जी जिस समुदाय से आते हैं, बहुत छोटा हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, शायद 1-1.5% रहा होगा हिस्सा, 1-2%, लेकिन अब नाराजगी तो उस समुदाय में भी होगी। बहुत क्लोज निटेड समुदाय है, बहुत आपस में जुड़ा हुआ समुदाय है वो, जिस भूमिहार बिरादरी से वो आते हैं। उस बिरादरी को लगता है कि पहले हमारे एक नेता मनोज सिन्हा को यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी, उनको नहीं बनने दिया गया। अब हमारा एक व्यक्ति जो कि देश में महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, वो आया है राजनीति में, और उसको जो है वो मंत्री बनने से रोका जा रहा है। और पूर्वांचल में बनारस के आसपास की तमाम सीटों पर और भी कई हिस्सों में जहां उनका असर है, तो दिक्कत पैदा होती है उससे। तो ये जो अलग अलग स्तर पर ये जो समस्याएं हो रही थी, शायद वो समस्याएं वो वजह थी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कवायद शुरू हुई, वरना जहां विधानसभा चुनाव होते हैं इस तरह की हर चीजें नहीं शुरू होती हैं। आपको अगर वास्तव में फीडबैक ही लेना था, सारे मंत्रियों को बुला के बात करते, लेकिन चुनिंदा 12 मंत्री 14 मंत्री क्यों बुलाए गए, विधायकों से बात नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को बुलाया गया जो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में स्टेक होल्डर के तौर पर नजर आते हैं, उनसे आपको फीडबैक लेना था, आपको जानना था। ये सच है कि इस बात का साहस कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि योगी आदित्यनाथ को किया जाए, क्योंकि आप और किसी के साथ
चुनाव में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये दिक्कत की बात है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना है, कोई ना कोई कोशिश करनी है। और श्रवण जी सही कह रहे थे कि भी एंटी इनकम्बेंसी मोदी को भी लेके है, केंद्र की सरकार को लेके है, लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होते हैं, चेहरा कोई उत्तर प्रदेश का होगा। उस चेहरे के साथ बड़ी ताकत के तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह और ये सारे लोग लगेंगे। जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बंगाल के जैसे की जाएगी, यानी कि बड़ा हाई पिच का चुनाव होगा, बड़ा जोरों के साथ चुनाव होगा। और ये कह दिया गया है कि हर महीने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबके कार्यक्रम दौरों की शुरुआत होगी। तो ये कम से कम ये बात तो सच है कि एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी केंद्र से भी है, राज्यों से भी, राज्य से भी है, वो सारी बात है। लेकिन हल निकालना चाहती है भाजपा, और उस हल निकालने की दिशा में ही कदम बढ़ाने का काम है ये तमाम तरह की फीडबैक लेना और मीटिंग करना। और हो सकता है कि बड़ा बहुत कड़ी सर्जरी ना हो, सर्जरी एक छोटे स्तर पे हो कि जहां कुछ ऐसे मंत्री शामिल किए जाएं जिनके बारे में बताया जाए कि भी ये हमने इनको भी शामिल किया, उनको भी शामिल। केंद्र में भी कुछ मंत्री यहाँ से बढ़ाए जा सकते हैं जिनका अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव हो। बहरहाल कुछ ना कुछ भी एक तस्वीर चुनाव में जाने से पहले आज की हालत में एक हताश और जिसे कहते हैं मतलब बीमारी की हालत में उठकर तो नहीं मुकाबला होता है ना। मुकाबले में जाने से पहले आपको कुछ प्रोटीन विटामिन डाइट लेकर अपने आप को मजबूत करके मैदान में उतरना है। और एक बात मैं आपको बता दूं जिसकी जानकारी पूरी तौर पर कई लोगों से मुझे मिली है, जो टीके की बात कही है अभी श्रवण जी ने, ये भी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की कि जुलाई अगस्त के बाद से जब टीकों की बहुतायत होगी तो पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल के प्रभारी से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके वो पूरा संगठन जो है उसको लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई देखिए हम आपके जीवन की चिंता करते हैं, आपके जान बचाने का पूरा यत्न करती है भारतीय जनता पार्टी। और खूब टीके लगवाने के लिए और उसके लिए स्लोगन, नारे, व्हाट्सएप मैसेज फलाना, सोशल मीडिया और तमाम सारी तरह की कैंपेनिंग करके तो वो सारी स्थितियां जो है वो बनाई जाएंगी। कुछ तब तक भर में गांव में जब इधर टीके लगेंगे तो ये योजना पहले से थी, कोरोना की वजह से और पंचायत चुनावों की वजह से वो योजना कुछ मुलतवी की गई है कि गांव में सरकार के स्तर पे बसें लगाई जाएंगी कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो लोगों को जो इच्छुक हो उनको लाके दर्शन भी कराया जाए। तो है उनकी अपनी तैयारी अपनी तरह से, जो भी है, किसी सफल होती है नहीं सफल होती है। उन सब के बीच में ये जो जातीय ताना बाना है, जो ईंट रोड़े लगा के जो गुंबा जोड़ा था और वो जहां ढहता नजर आता है तभी ये सब कवायद शुरू होती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम पिछड़ी जातियों का थोड़ा 72% तो देखने लगे संगठन में और उनको कहीं प्रभावी भूमिका में देखें। हो सकता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है और प्रभारी कुछ परिवर्तित होकर आ जाए, हो सकता है भूपेंद्र यादव को वापस भेजा जाए। तो ये सब चीजें कुछ न कुछ तो कवायद नजर आएगी, कुछ न कुछ तरीके वो अपनाए जाएंगे जिनसे एक बदली सी तस्वीर नजर आए और एक ज्यादा हरबा हथियार से लैस सरकार और संगठन नजर आए कि 6-7 महीने जो बचे हैं उसमें पूरी ताकत के साथ टूट पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो एक राम मंदिर यानी अयोध्या वाला मामला जो है वो, और फिर अनुच्छेद 370, फिर उत्तर प्रदेश में ही देखें तो सबसे ज़्यादा जो 3 तलाक का मामला जो है वो भी, ये 3 चीज़ें लेकर के, हालांकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव आए तो उन 5 राज्यों में असम से लेकर के और नीचे पुदुचेरी तक ये बातें उतनी सुनाई नहीं दी जिस प्रकार बीजेपी आवाज़ बुलंद कर सकती थी। लेकिन आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो या दूसरे राज्यों में जो चुनाव है, वहाँ इन 3 मुद्दों को लेकर के भी भाजपा आगे बढ़ेगी? तब जबकि हम देख रहे हैं और जैसा आप बता भी रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार की लोकप्रियता जो है वो डाउन जा रही है, और ऐसे में इन मुद्दों को भी आगे बढ़ाएगी क्या बीजेपी? नहीं, ये मुद्दे अब खत्म हो गए हैं। ये इन मुद्दों का कोई वजूद नहीं बचा है। ये मुद्दे फ्लॉप हो गए हैं। इसलिए फ्लॉप हो गए हैं कि आप बंगाल में आपने सरकार नहीं बनी थी, चुनाव नहीं हुए थे, मत
नहीं डाले गए थे, तब आपने, अमित शाह ने वह सबसे पहली घोषणा ये की कि हमारी कैबिनेट बैठक का सबसे पहला फैसला, निर्णय नागरिकता कानून को प्रदेश में लागू करने का होगा। ये पोलराइजेशन की पराकाष्ठा थी। परिणाम क्या हुआ? बंगाल में सारे मुस्लिम एक हो गए। उन्होंने वो कांग्रेस के साथ भी नहीं गए, सीपीएम के साथ भी नहीं गए। उन्होंने अपने वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया, वो सारे ममता के साथ गए। जो हिंदू था, जिसको ये मानते थे कि वो तो हमारे साथ है, वो भी नहीं है। ये जो पूरा अभी जो चल रहा है, उसने ये सिद्ध किया है कि मुसलमान तो साथ है ही नहीं आपके, हिंदू पर भी जो आप भरोसा कर रहे थे, वो हिंदू भी भरोसे के काबिल नहीं है, और दलित भी नहीं है, और पिछड़ा वर्ग भी नहीं। जो सिद्धार्थ जी ने बात कही ना, मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहता हूं, या कहें तो उसी में जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री वहां करेंगे क्या? जाके हर महीने जाएंगे, क्या करने वाले, उनको कौन पहचानता है? प्रधानमंत्री में आज की तारीख में जनता का सामना करने का साहस ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से? क्या ये कहेंगे कि हाँ आपने तकलीफें उठाई? वो कहेंगे कि हाँ आपकी ऑक्सीजन नहीं थी? वो ये कहेंगे कि जो लाशें मिली है वो 3 साल पुरानी है? ये तो, और हिंदुओं में तो प्रथा है लाशों को बहाने की, और ये तो नदी किनारे जो लाशें हैं वो कोरोना की नहीं है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? क्या बात, प्रधानमंत्री के बात करने का क्या एजेंडा होगा? अमित शाह को कौन पहचानता है उत्तर प्रदेश में? अमित शाह जब गए थे गोरखपुर में, तब योगी आदित्यनाथ ने जो भव्य जुलूस निकाला उनका वहां, अभूतपूर्व, तब लगा कि योगी आदित्यनाथ ही यहाँ के नेता हैं उत्तर प्रदेश के। तब तय हो गया कि ये मुख्यमंत्री है। कौन पहचानता है अमित शाह को उत्तर प्रदेश में, और कौन पहचानता है नड्डा जी को? ये क्या करेंगे जाके वहां? पहचानते हैं राजनाथ सिंह को? कोई बात कर रहा है राजनाथ सिंह की? जो आदमी उत्तर प्रदेश को जानता है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुका है, सवाल यह है कि हमको ये बताइए कि मोदी जी की कैबिनेट में, ये बीजेपी में, केंद्र में उत्तर प्रदेश से आत्मीयता रखने वाले और उत्तर प्रदेश को जानने वाले कौन लोग हैं? कितने लोग हैं? तो मुद्दा अभी ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से आत्मीयता के साथ बात कौन कर सकता है? उनको दिलासा कौन दे सकता है? तो ये अभी कोई राहत पैकेज, और दूसरा एक कह रहा हूं मैं कि अब उत्तर प्रदेश का मामला जाति से ऊपर उठ गया है। उत्तर प्रदेश का मामला प्रशासन हो गया है, गुड गवर्नेंस। ये ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, गैर जाटो, गैर दलित, खत्म हो गया है। हर घर से लाशें उठी हैं, हर घर में मौतें हुई हैं, और जो फेफड़े लोगों के खराब हुए हैं कोरोना में, रवीश जी, वो उत्तर प्रदेश के जब मतदान होगा ना, तब तक ठीक नहीं होने वाले। आदमी जो बूथ तक जाएगा वो हाँफता हुआ ही जाएगा, कभी गया तो घर बर्बाद हो गए, पैसे से बर्बाद हो गए, जमीन से हो गए, रोजगार से हो गए, नौकरी से हो गए,
और सहानुभूति कहीं से नहीं मिली। ऐसे में मैं नहीं कह सकता केंद्र को क्या करना चाहिए, मेरे में इतनी अकल नहीं है। मैं ये भी नहीं बता सकता केंद्र क्या करेगा। पर जैसे मैं मानूं कि जो एक केंद्र है वो एक धृतराष्ट्र है और मैं एक संजय हूं, पत्रकार हूं, वो जो देख रहा हूं वो बता रहा हूं कि भैया जो कुरुक्षेत्र में हो ये रहा है, फैसला आप करो क्या करना है। ये मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं रवि जी कि ये मामला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सोचना बंद कर देना चाहिए। कल से यही मामला गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर आने वाला है, वहां भी एक टीम जाएगी, देखना आप। हरियाणा में क्या हुआ, खट्टर साहब को जाने नहीं दिया किसानों ने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाने दिया। दुष्यंत चौटाला के यहाँ अभी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। ये जैसे मला आपातकाल के दौरान हुआ था ना, हम तो खैर उसके भुक्तभोगी हैं। आपातकाल के तब इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, 75 में जयप्रकाश जी के साथ काम करते थे, 74 में बिहार में। तो हमको पता है आपातकाल में तो ये हो गया कि भैया ये नहीं होना, बस बाकी कुछ भी होना। इस सिचुएशन को कैसे टालना, वो बड़ा एक बहुत गंभीर मामला है और मैं नहीं मानता कि इसका इलाज योगी जी को हटाने में है या किसी सेंट्रल टीम को भेजने में। समय एक्चुअली खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी श्रवण गर्ग जी बता रहे थे और खासकर बहुत सारी बातें सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के केंद्र में, अगर उत्तर प्रदेश को हम केंद्र में रखते हैं तो ये एक दूसरा केंद्र जो है यानी केंद्र सरकार, उसकी लोकप्रियता कैसे गिरती गई है और कोरोना काल में हम लोग जो देख रहे हैं, जो हालात बने हैं, उन हालात से कैसे ये सरकार बाहर निकलती है। और जो टीका की बात कह रहे थे कि अगर वो टीका नहीं लगा पाते हैं तो क्या इनके ऊपर टीका जीत का लगेगा या हार का, ये भी देखना होगा। लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरने की बात जो बता रहे हैं, पहले तो एक गाज तो हमने देख ली जो उत्तराखंड में जो गिर गई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरेगी, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरेगी? ये बड़ा सवाल है और कई सारे सवाल सामने आने वाले समय में उसके जवाब आपके सामने होंगे और हम ऐसे ही चर्चा अलग अलग समयों पर लेकर आएंगे। और साथ में मैं चाहूँगा कि श्रवण गर्ग जी बीच बीच में हमारे साथ जुड़ें और हमारे दर्शकों को अपने जो विचार हैं और अपने जो विश्लेषण हैं उससे अवगत ज़रूर कराते रहें। दोस्तों, ये हमारी कोशिश रहेगी कि श्रवण गर्ग जी को हम लेकर के आएँ इस कार्यक्रम में। लेकिन साथ साथ आप तमाम दोस्तों, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी जो बने रहे, हमारे पैनलिस्ट जो बने रहे, सबका श्रवण गर्ग जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप देर रात तक हमारे साथ बने रहे, आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं सिद्धार्थ जी आपको भी कि आप हमारे साथ बने रहे और सीधे लखनऊ से बहुत सारी बातें आपने पहुंचाई, बहुत सारी बातें बताई आपने, इंटरनली क्या कुछ चल रहा है वो आपने बताया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और अमलेंदु जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आप तीनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, धन्यवाद देता हूं आप तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों को जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आप लोगों के कमेंट्स लगातार मैं देखता रहा, लेकिन चूंकि चर्चा इतनी गंभीर हो रही थी कि आपके कमेंट्स पे हम बात नहीं कर पाए। लेकिन कल शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगे और उसके बाद 9 बजे खरी खरी में। और खरी खरी में हमारी कोशिश यही होती है कि बातें खरी खरी की जाए, जो है बिना लाग लपेट के जो कुछ हो रहा है। और ऐसे ही पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स के साथ हम बैठेंगे जो बातें अपनी खरी खरी करेंगे। और साथ में आप हमारे साथ जुड़िए, आपके सवालों को भी जरूर लेंगे। आज आप हमें क्षमा करें कि आज आपके सवालों को हम नहीं ले पाए, बहुत टाइम भी हो गया है।
और इस कार्यक्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाने का कोई मकसद इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक आपको उससे जाने से पहले आपको कहूँगा गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।